हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 22 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड P, तो इस तरह के इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस वीडियो कोर्स को, PDF कोर्स को पढ़ने के बाद। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप टैकल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। जैसे इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन पूछते हैं ना, GDP से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर तो अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपका नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, और RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, IRDI, टाइप्स ऑफ बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट बैंक, और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, सब कुछ A to Z इसमें कवर कराया गया है जो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम देते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, 1 ईयर करंट अफेयर्स और ये बैंकिंग अवेयरनेस, और 1 साल की वैलिडिटी इन दोनों ही कोर्सेज़ की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दोनों ही जगह दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन PDF कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर WhatsApp करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें कि आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। उसमें एक अपडेट आया हुआ है, तो अपडेट कर लीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, PDF नहीं दिख रही है या फिर डाउनलोड नहीं हो रही है, सब कुछ समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की क्वेश्चन ऑफ द डे से। हमेशा की तरह इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत ने किस देश से रेडीमेड परिधान का निर्यात बंद कर दिया है? फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया स्टॉप रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स? ऑप्शन है US, चाइना, जापान या फिर बांग्लादेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Day for Biological Diversity observed? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है May 22। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर आप कहें वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये 22 मई को हर साल मनाया जाता है। 2025 में इस डे के लिए थीम रहेगा हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Which rocket was used for ISRO's failed 101st satellite launch? इसरो के असफल 101वें उपग्रह प्रशिक्षण के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है PSLV C61। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो 101वां सैटेलाइट लॉन्च था वो फेल हो चुका है। 18 मई को अटैम्प्ट किया इसरो ने
और इसके लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 को भेजा जा रहा था PSLV C61 रॉकेट के जरिए। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए। PSLV के जरिए भेजा गया ये 63rd सैटेलाइट होने वाला था। ओवरऑल 101वां सैटेलाइट लॉन्च और PSLV के जरिए 63वां। 1990 की शुरुआत से ही जब से PSLV को यूज़ कर रहे हैं तब से 2 बार ही PSLV इससे पहले फेल हुआ था। एक तो जब इनॉग्रल फ्लाइट थी इसकी 1993 में, दूसरी बार 2017 में जब C39 मिशन अनसक्सेसफुल हुआ। इसरो के पास बेसिकली 3 तरह के लॉन्चर्स हैं। एक तो है PSLV जिसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो का वर्क हॉर्स किसे कहते हैं। दूसरा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV और तीसरा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। सैटेलाइट्स या फिर पेलोड्स जैसा भी आप कहना चाहें रॉकेट के अंदर होते हैं। जब अपनी स्पेस में जहाँ पर इन्हें भेजना है वहाँ पर जब पहुँच जाता है रॉकेट तब ये वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। सैटेलाइट्स रॉकेट के अंदर से बाहर आ जाती है। Which Indian company has been ranked as the most valued Indian brand according to the Kantar Brands report? Kantar Brands रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जो ब्रांड वैल्यू है ये 57.3 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुकी है और इस तरह से ये भारत में मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है और ग्लोबली 45th मोस्ट वैल्यूड ब्रांड यानी कि टॉप 50 में आता है। ऐसा कहा है, रिपोर्ट जारी की गई है कांतार ब्रांड्स द्वारा और इसने कहा है कि जो TCS है इसकी ब्रांड वैल्यू में पिछले एक साल में 28% की वृद्धि देखी गई। अच्छा, जो ये कांतार ब्रांड्स है इसने मोस्ट वैल्यूज ब्रांड पूरे वर्ल्ड में उनकी एक रैंकिंग निकाली है जिसमें टॉप पर एप्पल है 1.29 ट्रिलियन US की ब्रांड वैल्यू के साथ। दूसरे नंबर पर गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट आते हैं। अच्छा, भारत में अगर हम बात करें केवल TCS ही इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 50 में अपनी जगह बना पाई है और अगर हम टॉप 100 में बात करें तो 3 और कंपनीज़ हैं। HDFC है जिसकी रैंक 56 है, ब्रांड वैल्यू 44.9 बिलियन US डॉलर है। एयरटेल है जो तीसरे नंबर पर है भारत की ओर से, इसकी ब्रांड वैल्यू 37 बिलियन US डॉलर है और ओवरऑल ये 66th प्लेस पर है। इन्फोसिस 73rd प्लेस पर है, इसकी ब्रांड वैल्यू 33 बिलियन US डॉलर है। What is the name of the joint military exercise between Cambodia and China in 2025? 2025 में कंबोडिया और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है गोल्डन ड्रैगन 2025। तो कंबोडिया और चाइना ने अपनी लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन 2025। तो इसमें एडवांस चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर जैसे आर्टिलरी, वारशिप्स, रोबोट बैटल डॉग्स ये सब यूज़ किए जा रहे हैं और दोनों ही देशों के सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 28 मई तक चलेगी है। Which of the following is not one of the digital initiatives launched by प्रहलाद जोशी for the public distribution system? निम्न में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रहलाद जोशी द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जन आरोग्य सेतु। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी, इन्होंने 3 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक है डिपो दर्पण पोर्टल, दूसरा है अन्न मित्र और तीसरा है अन्न सहायता। तीनों ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS से संबंधित हैं। डिपो दर्पण क्या है? डिजिटल सेल्फ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग पोर्टल है। जो डिपो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनको सिस्टमिकली इवेल्यूएट कर सकते हैं, अपने ऑपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं इसके जरिए। दूसरा है अन्न मित्र, तो जो भी स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड्स है, जो की होल्डर्स है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करती है। जैसे FPS डीलर्स हैं, उनको स्टॉक की रिसीट्स और मंथली सेल्स रिपोर्ट्स ये सब देख सकते हैं। अन्न सहायता ये एक सिटीजन फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है और जो 81 करोड़ बेनिफिशरीज हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के, उनके लिए इसे बनाया गया है। द याला ग्लेशियर डिक्लेयर्ड डेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नेपाल। तो ग्लेशियोलॉजिस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज़ ने हाल ही में जो नेपाल का याला ग्लेशियर है उसको डेड डिक्लेयर किया है क्योंकि 1970 के बाद से अब तक ये 66% श्रंक हो चुका है।
और नेपाल का ये पहला ग्लेशियर है जिसे डेड डिक्लेयर किया गया है। तो ग्लेशियर फ्यूनरल इसकी निकाली गई है मतलब एक मीटिंग की गई है, उसमें शोक मनाया गया है। तो ग्लेशियर फ्यूनरल मतलब एक सिंबॉलिक सेरेमनी है। जो ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से डिसअपीयर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उनके लिए आयोजित की जाती है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट फ्यूनरल है ये औग्जाकुल ग्लेशियर आइसलैंड के लिए आयोजित किया गया 2019 में। ग्लेशियर मेल्ट जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है सी लेवल राइज होने के लिए, जो समुद्र स्तर बढ़ता है उसका सबसे बड़ा कारण ओशन वार्मिंग है। उसके बाद फिर ग्लेशियर मेल्ट है। ग्लेशियर्स अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा 91%, ग्रीनलैंड में 8% हैं और 1% से भी कम नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गया है और 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया जाता है। Which organization has received government approval to raise 100 billion rupees funds through deep discount bonds? किस संगठन को डीप डिस्काउंट बॉन्ड के माध्यम से 100 बिलियन रुपए की धनराशि जुटाने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प इसे गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई है कि 100 बिलियन रुपीज़ ये रेस कर सकती है, यानी कि 1.17 बिलियन US$ रेस कर सकती है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के जरिए, जो कि एक तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं और जनरली ये फेस वैल्यू से कम पर इशू किए जाते हैं। कोई भी रेगुलर इंटरेस्ट इन पे नहीं मिलता है। हालांकि जब मैच्योर होते हैं तो जो टोटल फेस वैल्यू है वो वापस इन्वेस्टर को दे दी जाती है। मान लीजिए कोई बॉन्ड है, फेस वैल्यू 10 रुपये है उसकी, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप 6 रुपये में ले लीजिए, तो मैंने जिसे पैसे चाहिए उसे 6 रुपये दे दिए, उसने मुझे एक बॉन्ड दे दिया जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देगा। अब मान लीजिए 1-2 साल बाद में मुझे पूरा वापस 10 रुपये लौटा देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। और अभी IRFC के बोर्ड को 60,000 करोड़ रुपए रेस करने की मंजूरी मिली है गवर्नमेंट से। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वायनाड टाउनशिप प्रोजेक्ट? वायनाड टाउनशिप प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 351.48 करोड़ रुपए। द यूनियन कैबिनेट ने वायनाड टाउनशिप प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए 30 जुलाई 2024 को जो लैंडस्लाइड आई थी उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए घर बनाए जाएंगे 351.48 करोड़ रुपए की लागत से। वैन इज नेशनल डेंगी डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन भी है 16 में। तो नेशनल डेंगी डे ये 16 मई को मनाया जाता है। थीम 2025 के लिए रहेगा एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगी, क्लीन सराउंडिंग्स, हेल्दी लिविंग। तो जो इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो होता है उसके बाइट करने से ये वायरस फैलता है, डेंगू होता है। स्किन रैश, हेडेक, जॉइंट पेन, हाई फीवर होता है और दिन में काट लेता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर डॉक्टर के पास ना जाए। इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ये मई के 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है और 2025 में 16 मई को ये मनाया गया। थीम रहा सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साउथ एशिया एनवॉय फॉर COP30 टू बी हेल्ड इन ब्राज़ील? ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरुणाभा घोष। अरुणाभा घोष इन्हें साउथ एशिया एनवॉय नियुक्त किया गया है इस साल के UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 के लिए, जो कि ब्राज़ील में होगी नवंबर में। थोड़ा डिटेल में देखें अगर हम इस कॉन्फ्रेंस को, तो 2025 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC से कहेंगे या फिर COP30 कहते हैं। तो ये जो है ये बेलेम ब्राज़ील में होने वाली है 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में। पहली बार UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई थी बर्लिन में और COP29 बाकू अजरबैजान में हुई थी 2024 में। Which Indian shipbuilding company signed an MOU with Dry Docks World to develop ship repair clusters in India? किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी ने भारत में जहाज मरम्मत क्लस्टर विकसित करने के लिए ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ, जो कि TP वर्ल्ड कंपनी है। इसके जरिए ये शिप रिपेयर क्लस्टर्स डेवलप करेंगे भारत में अलग अलग जगह पर, जहाँ पर शिप को रिपेयर किया जा सके, दोनों ही कंपनीज की एक्सपर्टीज़ को मिलाकर।
The companies will jointly evaluate opportunities to develop world-class ship repair cluster in Kochi and Varnar for advanced maintenance and repair facilities. तो इन दो जगह पर बनाए जाएंगे. What are the names of the two newly launched FD schemes by Indian Bank? इंडियन बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई 2 FD योजनाओं के नाम क्या हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन सी है, इंड सिक्योर एंड इंड ग्रीन. इंडियन बैंक ने 2 नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है. एक तो है इंड सिक्योर और दूसरी है इंड ग्रीन. इसने इंड सुपर 400 डेज और इंड सुप्रीम 300 डेज स्कीम्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है. तो इंड सिक्योर रिटेल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है. फिक्स मैच्योरिटी टेन्योर है इसका 444 दिन का और मिनिमम 1000 रुपये, मैक्सिमम 3 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इंड ग्रीन ये फिक्स मैच्योरिटी टेन्योर है इसका 555 दिन, मिनिमम 1000 रुपये और 3 करोड़ तक इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है. What is the name of the GPS like lunar navigation system developed by Spanish technology company GMV? स्पेनिश प्रौद्योगिकी कंपनी GMV द्वारा विकसित GPS जैसी चंद्र नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है लुपिन. तो स्पेनिश टेक्नोलॉजी कंपनी है GMV, इसने GPS लाइक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है मून के लिए, जिससे लूनर मिशंस आसान हो जाएंगे अलग अलग देशों के लिए, जैसे गूगल मैप्स इन सब से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है. तो इस सिस्टम का नाम है लुपिन. The project is part of the program by the European Space Agency to test new positioning, navigation and timing techniques as interest in lunar surface exploration picks up again, whether for scientific research, potential mining opportunities or even future tourism. तो सभी चाहते हैं आजकल साइंटिफिक रिसर्च के लिए मून पर जाना, माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है वहाँ पर कोई, टूरिज्म के लिए भी. How much additional rice has the union government approved for ethanol production in 2024-25? केंद्र सरकार ने 2024-25 में एथनॉल प्रोडक्शन के लिए कितने अतिरिक्त चावल को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2.8 मिलियन टन्स. तो यूनियन गवर्नमेंट ने एडिशनल अतिरिक्त 2.8 मिलियन टन्स का जो है राइस अप्रूव कर दिया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एथनॉल प्रोडक्शन के लिए 2024-25 में. तो टोटल 5.2 मिलियन टन्स एलोकेट हो चुका है. और चिंता भी है क्योंकि लोग फूड सिक्योरिटी पर कहीं खतरा ना जाए, क्योंकि खाद्यान्न के बजाय जो है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए राइस को अलॉट किया जा रहा है. तो ये किया गया है जो हमारा एथेनॉल सप्लाई ईयर है 2024-25, यानी कि दिसंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के लिए. गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में प्राप्त करेंगे 2025-26 तक. एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का मकसद है पोल्यूशन को रिड्यूस करना और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को कट डाउन करना. राइस, शुगर केन, मेज इन सबको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल सोर्सेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एथनॉल है वो डायरेक्ट फूड क्रॉप से ही प्राप्त होता है. सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ में नॉन फूड बायोमास आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सभी. What is the name of the new missile defense initiative proposed by Donald Trump? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नई मिसाइल रक्षा पहल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गोल्डन डूम. तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 175 बिलियन $US की लागत से गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस शील्ड को मंजूरी दे दी है. यूएस स्पेस फोर्स जनरल माइकल ग्वेटलिन इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे. तो ट्रंप ने कहा है कि चाइना और रशिया से जो हमें थ्रेड है उसको ब्लॉक करने के लिए हम गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस शील्ड को अप्रूव कर रहे हैं. तो ये नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स होगा जिसमें डिटेक्ट, ट्रैक और पोटेंशियल इंटरसेप्ट कर सकते हैं इनकमिंग मिसाइल्स को. जैसे इसराइल के पास है ना आयरन डूम डिफेंस शील्ड, इसी तरह से इसको ही बनाया जाएगा. टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं. इंडिया वॉज ब्रिटेन्स 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024. हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट? डॉक्टर सरोज घोष. When is the World Day for Culture Diversity for Dialogue and Development celebrated? 21st May. Who has been appointed as chair of coordination commission for the Brisbane 2032 Olympic Games? Michaela Konzagno-Zwarksi. What was the code name for the Indian military operation launched in May 1999 to reclaim areas occupied by Pakistan forces during the Kargil War? Answer is Operation Vijay. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है. इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए. चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में. Where is Goga Beach? What is the name of India's first interplanetary spacecraft? Union Sports Minister Mansukh Mandavia inaugurated the first ever Khelo India Beach Games at Goga Beach in the Union Territory of which country remains the fastest growing large economy as per the United Nations World Economic Situation and Prospects mid-year report? What was the code name for the military operation launched in April 1984 to secure strategic heights on Siachen with the deployment of troops?
तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।